जिस मूवी और एक्टिंग लाइन में जाने के लिए लोग पैसा, पैरवी, करप्शन, शोषण और डिग्री जैसे न जाने क्या क्या चीजों का यूज करते हैं। सोचो अगर वही एक्टिंग लाइन किसी को थाली में परोस कर दे दी जाए तो कैसा लगेगा, वो भी अपने समय के मशहूर स्टूडियो और फेमस हस्ती के द्वारा। कुछ ऐसा ही हुआ था यूसुफ खान के साथ, जिन्हें आज फेमस एक्टर दिलीप कुमार के नाम से हम जानते हैं। यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार के पिता फलों का व्यापार करते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम व्यापार में थोड़ा सा मंदी आने के कारण यूसुफ खान को जॉब की जरूरत पड़ी। चर्च गेट से ये दादर जा रहे थे, उसी समय इनके एक पुराने प्रोफेसर दिखे। इन्होंने उनसे जॉब के लिए रिक्वेस्ट की। प्रोफेसर साहब ने कहा कि देखो मैं मलाड जा रहा हूं, वहां पे कुछ बड़े लोगों के साथ मेरी मीटिंग है, आप या तो मेरे साथ चल लो, हो सकता है वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। यूसुफ खान को जॉब की जरूरत थी, वो प्रोफेसर साहब के साथ मलाड चले गए। मलाड में उस समय के मशहूर स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज की ऑनर देविका रानी से प्रोफेसर साहब की मीटिंग थी। उन्होंने यूसुफ खान का मीटिंग करवाया और कहा कि अगर आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज हो तो आप इनको कंसीडर कर सकती हैं। देविका रानी ने 2 सवाल पूछे यूसुफ खान से कि क्या सिगरेट पीते हो, इन्होंने मना कर दिया। दूसरा सवाल था कि क्या उर्दू आती है, यूसुफ खान ने कहा कि हाँ बहुत अच्छी तरह से। इसके बाद तीसरा सवाल नहीं था, एक ऑफर था कि क्या एक्टिंग करोगे। यूसुफ खान को एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, इन्होंने तो जिंदगी में कोई मूवी तक नहीं देखी थी। देविका रानी ने इनको ऑफर किया 1200 रुपए पर मंथ। यूसुफ खान ने उस समय कोई उत्तर नहीं दिया, वो प्रोफेसर साहब के साथ वापस आ गए। अगले दिन प्रोफेसर साहब के घर गए, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता 1200 रुपए पर मंथ ऑफर हुआ है, अगर ये एनुअल ऑफर हुआ है तो थोड़ा सा कम रकम है। यूसुफ खान के दोस्त उस समय राज कपूर उसी स्टूडियो में बॉम्बे टॉकीज में एक डायरेक्टर के असिस्टेंट हुआ करते थे, जिनकी मंथली सैलरी थी 170 रुपए। प्रोफेसर साहब के पास उस समय भी टेलीफोन हुआ करता था। उन्होंने उसी समय देविका रानी को फोन किया और कंफर्म किया कि नहीं, ये रकम पर मंथ थी। यूसुफ खान को जॉब की जरूरत थी, उन्होंने हाँ कर दिया और यहीं से देविका रानी ने इनका नया नामकरण किया दिलीप कुमार। और हिंदी सिनेमा में ये दिलीप कुमार आगे चल के एक ऐसा मंत्र दिया जिसे आज मेथड एक्टिंग के नाम से जानते हैं, और उन्होंने हिंदी सिनेमा की दिशा बदल दी। क्या होता है ये मेथड एक्टिंग, जिसे आज हिंदी सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा देन माना जाता है दिलीप कुमार के द्वारा। सिने अवार्ड में आप देखेंगे कि शाहरुख खान बताते हैं कि दिलीप कुमार ने एक हिंदी सिनेमा को ठहराव दिया, एक साइलेंस दिया, एक मेस्मराइजिंग, एक खामोशी दी। क्या होता है ये? शक्ति मूवी में अमिताभ बच्चन के साथ जब दिलीप कुमार का सीन था, उसमें अमिताभ बच्चन को एक बहुत बड़े डायलॉग की प्रैक्टिस करनी थी। जब वो रिहर्सल कर रहे थे तो दिलीप कुमार ने कहा कि तुमको ये डायलॉग नहीं बोलना है, इस समय एक एक्सपेरिमेंट करो और सारे के सारे डायलॉग और कम्युनिकेशन तुम्हें अपनी आंखों और फेस के एक्सप्रेशन से करना है, बॉडी लैंग्वेज से करना है। और किसी को नहीं पता था कि आगे चल करके वो सीन इतना मशहूर हो जाएगा शक्ति मूवी का। बात करते हैं कि क्या होता है ये मेथड एक्टिंग। जब हम लोग बच्चे थे तो उस टाइम हीरो के डायलॉग बोल करके और खुद को हम हीरो महसूस किया करते थे। क्या होते थे वो डायलॉग? राजकुमार का फेमस डायलॉग, न तलवारों की धार से न गोलियों की बौछार से बंदा डरता है। इसके बाद फिर अमिताभ बच्चन का फेमस डायलॉग कि मेरे पास ये है वो है, तुम्हारे पास क्या है, मैं आज भी फेंके हुए ये नहीं उठाता वो नहीं उठाता, अल्लाह बला। कहने का मतलब आज भी अगर कोई मिमिक्री करता है शाहरुख खान की भी, तो वही हकलाते हुए किरण वाला ही एक्टिंग करता है। लेकिन इतने लोगों के एक सिग्नेचर स्टाइल के जो डायलॉग होते हैं वो हर मूवी में रिपीट होते रहते हैं, जिसे लोग बोलते हैं, मिमिक्री करते हैं। लेकिन दिलीप कुमार का कोई भी सिग्नेचर स्टाइल डायलॉग किसी को याद नहीं होगा। उसका कारण क्या था? क्योंकि दिलीप कुमार हर एक नए मूवी में एक डिफरेंट कैरेक्टर का जब रोल करते थे तो यह पॉसिबल ही नहीं होगा कि एक ही टाइप का सिग्नेचर स्टाइल सारे अलग अलग कैरेक्टर में वो प्ले करें। वो हर एक डिफरेंट मूवी के डिफरेंट कैरेक्टर को जीते थे, वो ही मेथड एक्टिंग कहलाता है, जिसके कारण उनका कोई एक रिपीटेड सिग्नेचर स्टाइल कोई भी नहीं मिला किसी अलग अलग मूवी में। 1950 के दशक में इनको ट्रेजेडी किंग का नाम दे दिया गया था। जब दीदार मूवी में इनको एक अंधे का रोल प्ले करना था तो ये रेलवे स्टेशन पे एक अंधे को फॉलो किया करते थे। उसमें सीन ये था कि जब इनकी आंखें मिलती है तो इनको पता चलता है कि जो सर्जन था और ये एक ही लेडी से प्यार करते हैं, तो ये फिर से अंधा हो जाते हैं। गंगा जमुना मूवी, जिसे दिलीप कुमार ने प्रोड्यूस भी किया था और लिखा भी था, लोग बताते हैं कि गंगा जमुना मूवी के लास्ट सीन में जब इनको गोली लगती है और जब ये मरने वाले होते हैं, तो उस सीन को रियलिटी बनाने के लिए ये स्टूडियो के कई चक्कर लगाने के बाद जब कंप्लीटली एग्जॉस्ट मोमेंट पर पहुंचे, तब उन्होंने एंट्री किया स्टूडियो में। सीन था कि
किसी एक जगह खड़े नहीं हो सकते थे ये गोली लगने के कारण। तो कभी ये दीवार पकड़ते हैं तो गिरते हुए बचते हुए फिर कभी किसी दूसरे पिलर को पकड़ करके और फिर संभलते हुए डायलॉग्स बोलते हैं। इस सीन को रियल बनाने के लिए इन्होंने एक मेथड एक्टिंग का डेवलप किया था। इस मसाल मूवी में जो सीन है जहां पे रोड पे ये मदद मांग रहे हैं आती जाती गाड़ियों से, इस सीन को करने के लिए पूरी रात इन्होंने, या शायद कुछ लोग बताते हैं कि 4 दिन तक इन्होंने प्रैक्टिस की थी। देवदास के एक सीन में आप देखेंगे कि पूरी रात ये स्टूडियो में ही इन्होंने जागते हुए बिताया था कि अगली सुबह ये डायलॉग बोलते हुए उनको पूरी नेचुरल लुक आए। आप कंपेयर करेंगे जब शाहरुख खान और दिलीप कुमार की देवदास की, तो दिलीप कुमार में वो एक रियलिटी, एक नेचुरलिटी आती है, वहीं शाहरुख खान का वही रिपीटेड और हकलाने वाला डायलॉग्स और वही स्टाइल नजर आता है, सिग्नेचर स्टाइल। अपने प्यार में नाकामी के बाद खुद को शराब में डुबो करके तबाह करने वाले कैरेक्टर देवदास की प्रैक्टिस करने में इतने विलीन हो गए थे दिलीप कुमार साहब कि मूवी खत्म होने के बाद भी उस कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पा रहे थे। ये घंटों और कई दिनों तक एक कमरे में बंद होकर के और सोए रहते थे। लोग बताते हैं कि उनके करीबी रिश्तेदारों की सलाह पे उनको किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाया गया और वहां से फिर इनकी रिकवरी हुई थी। मशाल, दीदार, देवदास जैसे कई ट्रेजेडी मूवी करने के बाद दिलीप कुमार को एक ट्रेजेडी किंग का ठप्पा लग गया था, जिसको अंत में इन्होंने ब्रेक किया नया दौर मूवी से, जिसमें इन्होंने एक एंग्री यंग मैन का रोल प्ले किया था। हिंदी सिनेमा को दिलीप कुमार ने मेथड एक्टिंग के अलावा और भी बहुत कुछ पहली बार दिया, जैसे डबल रोल का भी रूल पहली बार इन्होंने ही दिया। राम और श्याम में इन्होंने डबल एक्टिंग करके ये साबित किया कि ट्रेजेडी किंग के अलावा ये रोमांटिक सीन और एक्शन सीन भी कर सकते हैं। राम और श्याम में उस समय डबल रोल करना एक आसान काम नहीं था, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज वाला काम था। एक ही एक्टर के द्वारा 2 कैरेक्टर प्ले करना एक ही स्क्रीन पे एक ही टाइम में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था। उस समय लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ये एक नया अजूबा सीन था। यूं तो दिलीप कुमार के द्वारा की गई सक्सेसफुल मूवीज की लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन एक मूवी जिसे हम माइलस्टोन मानते हैं वो है मुगले आजम। कई मायनों में मुगले आजम सारी मूवी से अलग थी उस समय। एक्टिंग, डायरेक्शन, गाना, हर चीजों में। एक ही समय एक वॉरियर और एक टूटे हुए आशिक का रोल प्ले करना आसान काम नहीं था। कैसे एक पुत्र अपने पिता से प्यार की भीख मांगता है रो करके, तो कैसे एक राजकुमार राजा को चुनौती दे देता है, कैसे वो राजकुमार मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाता है, और कैसे वो राजकुमार अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को मिटते हुए देखता है। वो डायलॉग्स में वो मजबूरी और वो कशिश वो अगर दिखाई देता है और वो किसी के बस की थी तो वो शायद केवल दिलीप कुमार की थी। सबको हैरानी होगी ये बात जान करके कि के आसिफ के द्वारा निर्मित इस फिल्म में पहली पसंद दिलीप कुमार नहीं थे। जब दिलीप कुमार ये मूवी कर रहे थे उस टाइम कई चीजों का सामना कर रहे थे। मधुबाला, जिससे उनका प्यार टूट चुका था, उसके साथ ये फिल्म कर रहे थे। वहीं के आसिफ जो इसके डायरेक्टर थे, बिना बताए इनकी बहन से शादी कर चुके थे, जिस कारण मूवी होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद ये मूवी तक नहीं देखने गए थे। इनकी वाइफ सायरा बानो बताती हैं कि कई दिनों के बाद कैसे इनको मुगले आजम दिखाया गया था कि पुणे के FTI में ये गए थे और वहां पे स्टूडेंट्स के बीच में मूवी चलाई जाती थी। सायरा बानो के रिक्वेस्ट पे मुगले आजम वहां पे चलाई गई थी और मजबूरी में इनको वहां पे देखना पड़ा। इनके समय के और इनके बाद के समय के कई एक्टर्स फेमस हुए जो स्टाइलिश एक्टिंग के लिए ज्यादा जाने जाते रहे, जैसे कि देवानंद, अमिताभ बच्चन, राजकुमार। उस समय में भी बहुत से एक्टर इनके रास्ते को फॉलो किए, जैसे कि नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अमरीश पुरी। ये सारे वो एक्टर्स हैं जो रियल एक्टिंग और मेथड एक्टिंग के लिए जाने जाते रहे, जिनकी एक्टिंग्स में आपको कभी भी कोई रिपीटिशन नहीं देखने को मिलता था। हर एक नए कैरेक्टर के साथ वो नए लोग होते थे। वो कभी उनमें आप किसी पुराने शाहरुख खान को नहीं पहचान सकते थे, किसी पुराने अमिताभ बच्चन को नहीं पहचान सकते थे। दिलीप कुमार की किसी भी एक्टिंग में दिलीप कुमार नजर नहीं आते थे। वो जिस कैरेक्टर का रोल प्ले करते थे शायद वो कैरेक्टर ही नजर आता था। यही कारण है कि कोई भी दिलीप कुमार का कोई सिग्नेचर स्टाइल कॉपी नहीं करता है।